जी नमस्कार, मैं हूं वाराणसी शैलेंद्र सिंह और आप देख रहे हैं आईपा यानी ऑल इंडिया प्रोग्रेसिव पॉलिटिक्स एसोसिएशन। इसके अंतर्गत प्रगतिशील राजनीति को लेकर चर्चाएं करते हैं और अपने शहर के कुछ खास लोगों से मुलाकात कराते हैं। आज इसी कड़ी में मुलाकात कराते हैं जीशान कलाम जी से, जो समाजवादी पार्टी के युवा नेता हैं और पूर्व विधायक अब्दुल कलाम जी के पुत्र हैं और इनकी माता जी भी पूर्व विधायिका रह चुकी हैं। तो अगर बात की जाए जीशान कलाम जी से, तो जीशान कलाम जी यहाँ पे काफ़ी संघर्ष कर रहे हैं और समाजवादी पार्टी में युवा चेहरे के तौर पर बहुत ही बेहतरीन काम कर रहे हैं। तो जानते हैं कि किस तरीके से समाजवादी पार्टी परफॉर्मेंस करेगी और क्या असर रहेगा इनके द्वारा। जी स्वागत है आपका आईपा में। धन्यवाद भैया। आईपा में चूँकि हमारा एक ऐसा मंच है जहाँ पे जनप्रतिनिधियों तक पहुँचते हैं, लोग जन जन तक लोग पहुँच रहे हैं, तो क्या कहेंगे आईपा की इस मुहिम को? पहली बात तो यह है कि आपने एक बहुत अच्छी मुहिम चलाई है कि अभी तक जो भी मीडिया का रोल रहता था वो सब लोग जानता है। कम से कम आपने एक ऐसी मुहिम चलाई है कि आप समाज के जो लोग भी राजनीतिक प्रभावशाली लोग हैं, आप उनसे मिल रहे हैं, उनके बारे में जान रहे हैं और बहुत अच्छी मुहिम है आपकी कि आप जन जन तक जा रहे हैं और आपके माध्यम से सैकड़ों हज़ारों लोग आपके माध्यम से अपने जनप्रतिनिधियों की बात सुन रहे हैं, समझ रहे हैं। तो बहुत अच्छी मुहिम है आपकी। मैं आपके लिए कामना करता हूँ कि आपकी मुहिम और आगे बढ़े। समाजवादी पार्टी से आप युवा चेहरे हैं, युवाओं को काफ़ी पसंद करते हैं अखिलेश यादव जी। बहुत से लोगों को टिकट भी इस बार मिलेगा युवाओं में। तो अगर बात की जाए, अगर आपको अवसर मिलते हैं, क्योंकि एक राजनीतिक घराने में आपका जन्म हुआ, आपके पिताजी भी विधायक थे, आपकी माता जी भी पूर्व विधायक रह चुकी हैं समाजवादी पार्टी से, तो जो मुद्दे जो होंगे वो स्थानीय मुद्दे आप क्या देखते हैं, क्योंकि यहाँ पे दावे बहुत हैं बनारस में? भैया, अगर हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष माननीय श्री अखिलेश यादव ने मुझे उस योग्य समझा कि मैं वाराणसी से किसी अपने लोगों का प्रतिनिधित्व कर सकता हूं, तो मैं ज़रूर करूंगा। और हमारा मुद्दा यही होगा कि विकास के नाम पे अगर आप बनारस में देखेंगे तो सिर्फ़ और सिर्फ शोबाजी की गई है। विकास, हकीकत तौर पे विकास कोसों दूर है। अभी आज ज़रा सा बारिश अगर हो जाती है तो सारे वादों की पोल खुल जाती है। वैसे ही जल जमाव होता है। गंगा की बात की गई कि गंगा बहुत निर्मल हो गई है, लेकिन अगर आप गंगा के मैं आपके माध्यम से उन लोगों से ये पूछना चाहता हूँ जिन लोगों ने ये झूठे वादे किए कि गंगा का पानी अब एकदम निर्मल हो गया है, मैं उनसे आपके माध्यम से ये कहना चाहता हूँ कि आप हमारे साथ चलिए और गंगा के किसी भी घाट से एक गिलास पानी आप निकाल के पी के मुझे दिखा दीजिए, तो मैं मान जाऊँगा गंगा कितनी निर्मल हो गई। तो ये सारे वादे झूठे हैं। रही बात गलियों में, आप आइए, सिर्फ बनारस जो है वो घाट तक नहीं सीमित है। सिर्फ बनारस जो है वो बनारस की जो प्राचीन इमारतें हैं उसके ऊपर रंगीन लाइट लगा देने से विकास नहीं होता है। विकास होता है जब आप बनारस के साथ साथ पूरे उत्तर प्रदेश के अंदर एक एक समस्या से जिन समस्याओं से हर व्यक्ति रोज़ जूझ रहा है। बनारस के अंदर ट्रैफिक की समस्या सबसे बड़ी समस्या आज के दौर में उभर के आ रही है। बनारस आज के दौर में समझ लीजिए कि हमें लगता है कि पूर्वांचल का सबसे बड़ा हब बन चुका है। चाहे वो स्वास्थ्य के मामले में ले लीजिए, शिक्षा के मामले में ले लीजिए, रोज़गार के मामले में ले लीजिए, व्यापार के मामले में लीजिए। तो आसपास के ज़िलों के लोग बनारस में जब आते हैं, अगर 10 मिनट का भी रास्ता है तो घंटों ट्रैफिक में फंस जाते हैं। इस चीज़ के लिए क्या समाधान निकाला गया? कोई समाधान नहीं निकाला गया। पूर्व में समाजवादी पार्टी की सरकार थी जी। 2007 में बीएसपी आई जी। 2012 में समाजवादी, 2017 में योगी आदित्यनाथ जी। तो बात की जाए तो बनारस चूँकि गलियों का शहर है जी और मंदिरों का शहर है, तो आप गलियों में क्या अंतर देख रहे हैं? इसमें किस प्रकार से कार्य हुए यहाँ पे, चूँकि गलियों का शहर है ये, और शहर उत्तरी जो रहेगा तो दक्षिणी जो है ये काफ़ी कंजेस्टेड जगह है, तो सुधार के दावे बहुत हैं। क्या कहेंगे इस पे आप? भैया, जहाँ तक रही बात की, इसमें कोई संदेह नहीं है कि बनारस गलियों का शहर कहा जाता है। और ये बात भी आप लोग बहुत अच्छे से जानते हैं कि जिस तरीके से विश्वनाथ धाम का निर्माण किया गया, उसमें सैकड़ों गलियाँ जो है आज उसका निशान तक नहीं है। और प्राचीन जिस वजह से काशी और बनारस को जाना जाता था, जो इसकी प्राचीन दुनिया की सबसे पुरानी नगरियों में से एक नगरी काशी हमारी है, तो उसकी अस्मिता के ऊपर सवाल आज उठता है कि जिस चीज़ से पहचान थी उसके ऊपर घात किया गया। बाबा विश्वनाथ की नगरी कहा जाता है बनारस को। बाबा विश्वनाथ का आशीर्वाद सारे को लोगों के ऊपर बना रहे। भव्य निर्माण किया गया, लेकिन आज
जो अस्मिता थी काशी की, जो पहचान थी काशी की, जिसको लोग पर्यटन दूर दूर से देखने आते थे, जिस वजह से बनारस जाना जाता था कि गलियों का शहर है, आज उस गली की स्थिति आप जाके देख लीजिए तो हालत ख़राब है वहाँ की। कुछ तो गली ख़त्म हो चुकी है ही नहीं है कि गली कहाँ गई, और जो बची हैं उनकी हालत जर्जर है। वहाँ सीवर की समस्या वैसे ही, वहाँ पत्थर जो आपको दिखेगा वो पत्थर सही नहीं मिलेगा आपको। लाइट का मामला आप देख लीजिए, अंधेर वहाँ पे छाया रहता है। तो समस्या तो बहुत है, लेकिन फ़र्क इतना है कि सिर्फ घाट को सौंदर्यीकरण कर देने से, घाट के ऊपर रंगीन लाइटें लगा देने से विकास नहीं होता है। विकास घाट के पीछे भी लोग रहते हैं, उनके लिए भी आपने क्या किया है ये बता दीजिए। अभी बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको मुआवजा तक नहीं मिला है। इसके साथ अगर बात की जाए यहाँ पे, क्योंकि जब 8 विधायक जो हैं एनडीए से जुड़े हुए थे 2017 में, तो जब इस 2022 के चुनाव में अगर मौका मिलता या समाजवादी पार्टी में किसी को भी मौका मिलता जिसको आप लोग सपोर्ट भी करेंगे, तो वो कैंडिडेट से लड़ेगा या प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेगा? क्योंकि प्रधानमंत्री स्वतः ही यहाँ पे आके प्रचार प्रसार करते हैं, यहाँ से स्वतः सांसद भी हैं, तो यहाँ पे सांसद हैं, यहाँ पे जनप्रतिनिधि भी हैं यहाँ से, तो यहाँ पे जो चुनाव जो लोग लड़ेंगे वो एक प्रधानमंत्री से चुनाव लड़ेंगे या किसी एमएलए प्रत्याशी से चुनाव लड़ेंगे? देखिए, बड़ी अच्छी बात आपने कही, और हम समाजवादी लोग किसी से भी अपने राजनीतिक लड़ाई लड़ने के लिए तैयार हैं। और एक बात और आपको बताना चाहता हूँ कि भारतीय जनता पार्टी के लोगों के बड़े अंदर अच्छी एक खासियत उनके अंदर एक ये कि जब कोई चुनाव वो जीतते हैं तो उसका श्रेय वो माननीय प्रधानमंत्री जी को देते हैं कि उनके चेहरे पे चुनाव हुआ, उनके वजह से चुनाव जीता गया। और जब कोई चुनाव हारते हैं तो वो तुरंत जो स्थानीय लोग होते हैं उनके ऊपर डाल देते हैं। तो पहले ये वो डिसाइड कर लें कि वो किन के चेहरे पे चुनाव लड़ने जा रहे हैं, और ये उत्तर प्रदेश का चुनाव है। तो इसमें जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई है, चेहरा तो उनका होना चाहिए। जो इस यहाँ के 5 साल मुख्यमंत्री रहे हैं, जिन्होंने 5 साल सरकार चलाई है, चेहरा उनका होना चाहिए चुनाव में। तो पहले तो ये वो डिसाइड कर ले कि वो आगामी चुनाव किसके चेहरे पे लड़ने जा रहे हैं। ये भी पता नहीं कितने हद तक बात कंफर्म है कि जो मुख्यमंत्री रहे हैं उनकी क्या स्थिति होने वाली है। सुनने में तो ये भी आ रहा, हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने कहा कि योगी जी टिकट मांग रहे हैं और उनको टिकट नहीं दिया जा रहा है। तो देखिए, ये तो आरोप प्रत्यारोप लगते रहेंगे ऐसे विपक्षियों द्वारा। इससे है जो मौजूदा सरकार विपक्षी, तो आरोप प्रत्यारोप लगेंगे इसमें। अल्पसंख्यक जो है, अल्पसंख्यक एक वोट बैंक का ही केवल कार्य करेगा या उसके साथ कुछ बेहतर कुछ कार्य होते हैं, जो कि वादे बहुत होते हैं अल्पसंख्यक के साथ? शिक्षा के क्षेत्र की अगर बातें की जाएँ तो शिक्षा में क्या सुधार हुए हैं अल्पसंख्यक वर्ग के? चूँकि शिक्षा के लिए काफ़ी प्रयास किए जाते हैं, तो क्या नज़रिया देखते हैं आप इसमें? वादे बहुत हुए हैं। अल्पसंख्यक को वोट बैंक से देखने का नज़रिया कभी समाजवादियों का नहीं रहा, समाजवादी विचारधारा का नहीं रहा। अल्पसंख्यक को जिन्होंने वोट बैंक के नज़रिए से देखा, उनकी विचारधारा अलग है। समाजवादी पार्टी की विचारधारा समाज के हर वर्ग के, हर जाति, हर धर्म के लोगों को साथ लेके चलने का, कभी तुष्टीकरण की राजनीति नहीं की। तो हमारे लिए शब्द का इस्तेमाल ही करना गलत है कि अल्पसंख्यक कोई वोट बैंक है। भारत के संविधान में सभी भारतवासियों को जो 18 वर्ष के ऊपर है उनको अपना मताधिकार करने का हक मिला हुआ है, तो वो अपना मताधिकार करते हैं। उसमें राजनीति कर जो लोग कर रहे हैं, जो लोगों को समझ में आता है कि भाई ये वोट बैंक है, तो वो दूसरे लोग हैं, वो कभी समाजवादी लोग नहीं हो सकते। चुनाव नज़दीक आते ही भावनात्मक मुद्दों पे उभरने लगते हैं जी, स्थानीय मुद्दे होते हैं, तो किन मुद्दों के साथ एक वोटिंग करनी चाहिए? क्या आपकी राय है इस पर? देखिए, चुनाव के अंदर कोई भावना एक अलग चीज़ होती है, भावनाओं को चुनाव में नहीं लाना चाहिए। चुनाव के अंदर जिसको आपने 5 साल सरकार दिया, जिसको आपने 5 साल गद्दी पे बैठाया, उसने आपके लिए क्या काम किया, उसके बैठने से आपको क्या लाभ मिला, आपका क्या नुकसान हुआ, उसने समाज में के लोगों के लिए क्या अच्छे काम किए, गरीबों के लिए क्या काम किए, बुनकरों के लिए क्या काम किए, किसानों के लिए क्या काम किए, नौजवान जो आज जिस हाल में जी रहे हैं उनके लिए क्या काम किए, हमारी बेटियों बहनों के लिए क्या काम किया गया, जिस तरीके से उनके साथ अत्याचार हुआ,
हाथरस वाली घटना अभी लोगों के दिल में ताज़ा है। लखनऊ में जिस तरीके से हमारे नौजवान साथियों के ऊपर लाठियाँ चलाई गई, वो अपना हक अधिकार मांगने गए थे, उनके ऊपर लाठीचार्ज करी गई। तो ये सारे मुद्दे होंगे चुनाव में। भावनाओं एक अलग चीज़ हो गई, भावना का विषय ही नहीं आना चाहिए कि भावना के ऊपर चुनाव हम लड़ने जाएंगे, हम विकास के मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे कि 5 साल जिसको हमने सरकार में बैठाया उसने हमारे लिए क्या किया। इस बात पे चुनाव होना चाहिए, इस बात को चर्चा में रखनी चाहिए। भावना एक अलग चीज़ हो गई। हमारे आपके भावनात्मक जुड़ाव हो सकते हैं, लेकिन राजनीतिक जुड़ाव अलग हो सकता है। ताना बाना यहाँ का जो है, बनारसी साड़ी की अगर बात की जाए तो बनारसी साड़ी के कारोबार पे आप क्या असर देखते हैं? क्योंकि यहाँ पे बहुत बड़े स्तर का यहाँ पे कार्य रहा बुनकरी के क्षेत्र में, तो क्या कहेंगे इसमें आप? देखिए, जहाँ तक रही बात की बनारसी साड़ी का, तो बनारसी साड़ी विश्व प्रसिद्ध साड़ी है, ठीक है। और पिछले कुछ दिनों में जो हालात हुए हैं यहाँ पे कोरोना काल के बाद, तो हमारे बुनकर भाई बहुत ज़्यादा इस चीज़ से परेशान थे, बहुत ज़्यादा दुखी थे, लेकिन सरकार की तरफ से कोई विशेष राहत पैकेज उनके लिए नहीं आया। अगर ये बात की जाए कि बिजली के मामले में, तो बिजली का रेट आप उठा के देख लीजिए आज किस स्तर बढ़ा हुआ है, किस स्तर पे है बिजली का रेट। एक बुनकर जब बुनकारी करता है तो उसके लिए सबसे बड़ी समस्या होती है कि वो अपने माल को सही समय पे बुनकारी करे, बिने, माल को तैयार करे और वो अच्छे कीमत पे ले जाके उसको बेचे। लेकिन जब वो बिजली का बिल ही इतना उसके ऊपर रहेगा तो वो कितना मुनाफा कमा पाएगा। महंगाई इस कदर चरम सीमा पे पहुंची हुई है जिसका कोई हिसाब नहीं है। और बुनकर भाइयों के लिए जो मामला भी सरकार ने दिया था कि बिजली का बिल उनका हाफ माफ़ हो जाएगा और फ्लैट रेट की बात हो रही थी, वो सारे बात को कहीं भी तवज्जो नहीं दिया गया और उस सारी चीज़ों को दरकिनार कर दिया गया। तो अगर मैं आपके माध्यम से अपने बुनकर भाइयों को विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अगर समाजवादी सरकार बनती है तो उनके लिए जो भी उनकी मांगें होंगी, लूम जो भी चलती है और रेपियर मशीन चलती हैं, तो फ्लैट रेट कराने की बात होगी। और इसके पहले जब 2005 में 2002 से 2007 वाली जो समाजवादी की सरकार थी जिसमें माननीय नेता श्री मुलायम सिंह यादव जी मुख्यमंत्री थे, उस समय जो बुनकरों का रेट तय किया गया था 65 रुपये या 70 रुपये के आसपास कुछ पर लूम पे तय किया गया था, तो वो कहीं ना कहीं मेरे पिताजी की बड़ी उसमें अहम भूमिका निभाई थी उन्होंने। उनका ये कहना था कि किसान और बुनकर हमारे समाज का एक ऐसा ताना बाना है, अगर किसान हमारा पेट भरता है तो बुनकर हमारा तन ढकता है। अगर किसानों को फ्री बिजली मिल सकती है तो बुनकरों को भी फ्री बिजली मिलनी चाहिए। तो मैं कोशिश करूँगा, मैं ये बात, बुनकरों की बात अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव तक ले जाऊँगा। अगर हमारी सरकार बनती है 2022 में तो मैं कोशिश करूँगा कि फ्री बिजली बुनकरों को दिलाने का काम करूँ। तो आप थे हमारे साथ जीशान कलाम जी, जिन्होंने बताया कि अगर चुनावी मैदान में अगर सफलता मिलती है समाजवादी को तो तरह तरह के काम किए जाएंगे। और वादों का जो था, वादे पूर्व की सरकारों में किस प्रकार थे और क्या काम पूरे हुए, तो उस पर आरोप प्रत्यारोप का एक दौर लगता रहा। वाराणसी से शैलेंद्र सिंह, आईपा।